हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंज्यूमर सरप्लस को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस की। हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो काफ़ी सिमिलर है हमारे कंज्यूमर सरप्लस से। तो प्रोड्यूसर सरप्लस को समझने से पहले हम इस टर्म को समझते हैं, कॉस्ट एंड विलिंगनेस टू सेल। विलिंगनेस टू सेल का मतलब होता है हमारा ईच सेलर्स मिनिमम। अब जैसे हमारी कंज्यूमर सरप्लस में हमने देखा था विलिंगनेस टू पे, जो शो करता था हर बायर का, हर कंज्यूमर का मैक्सिमम, मतलब कि हर बायर, हर कंज्यूमर मैक्सिमम अमाउंट इतना ही पे करेगा, इससे ज़्यादा वो किसी भी गुड के लिए पे नहीं करेगा। सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस में अगर हम विलिंगनेस टू सेल की बात करते हैं तो वो शो करता है हमारा ईच सेलर मिनिमम, हर सेलर का मिनिमम अमाउंट। तो मतलब क्या हुआ इसका कि हर सेलर मिनिमम अमाउंट इतना ही चार्ज करेगा, इससे कम में वो अपनी सर्विस नहीं देगा, इससे कम में वो अपनी चीज़ें नहीं सेल करेगा। तो जो ये हमारा मिनिमम अमाउंट है ये किस पर डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारी जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हम उसको इन्वॉल्व करेंगे अपने मिनिमम अमाउंट में जो हम चार्ज करेंगे। दूसरी हमारी आती है टाइम कॉस्ट। टाइम कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे तो उस टाइम पर अगर हम कुछ और चीज़ कर सकते हैं उससे बेहतर, तो हम उसको भी ध्यान में रखकर ही अपना मिनिमम अमाउंट बताएंगे। एज एन एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो कि लेट सपोज़ मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ बट मेरी गली के कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं उन्हें 1-on-1 होम ट्यूशन दूँ इंडिविजुअली। बट अगेन यहाँ पे दो कंडीशन मैंने ली है कि मैं अच्छा तो पढ़ाती हूँ बट मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास खुद के इतने काम हैं तो मैं सबको इंडिविजुअली जाकर होम ट्यूशन नहीं दे सकती। तो मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, मैं दे तो दूंगी ट्यूशन बट कंडीशन ये है कि मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दूंगी। तो मी एज अ ट्यूशन टीचर, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने अपने आप को लिया, ये मैं हूँ। नाउ दूसरी बात, अगर मैं अपनी मिनिमम अमाउंट की बात करूँ तो मैंने अपनी टाइम कॉस्ट देखी कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम पर अगर मैं कुछ और कर सकती हूँ वो मैंने कैलकुलेट करा। दूसरी मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना मिनिमम अमाउंट पर मंथ 500 लूँगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को ले लिया। अब पहला स्टूडेंट आया, वो बोल रहा है कि मैं तो 600 देने के लिए भी तैयार हूँ, पर मंथ मैं 600 भी पे करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा स्टूडेंट आया, वो बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको 500 पर मंथ देने के लिए तैयार हूँ। थर्ड स्टूडेंट आया और वो बोल रहा है कि जी नहीं, 500 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं आपको सिर्फ 400 ही पर मंथ पे कर सकता हूँ। नाउ अब अगर हम बात करें कि मी एज अ रैशनल सेलर, मी एज अ ट्यूशन टीचर, मैं किसको सिलेक्ट करूँगी पढ़ाना, मैं किसको चूज़ करूँगी, तो उस केस में मैं अपनी मिनिमम कॉस्ट, अपनी विलिंगनेस टू सेल को कंपेयर करूँगी एक्चुअल प्राइस से। तो इस केस में तो वो इक्वल है। ऊपर वाले केस में वो मुझे ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है तो ये अमाउंट ज़्यादा है। अगर हम बात करें 400 की तो ये मेरी विलिंगनेस टू सेल से भी कम है। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट स्टूडेंट की जो मुझे 600 एक्चुअल में पे करने के लिए तैयार है, तो वो काफ़ी अच्छी डील है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ मिनिमम तो मुझे 500 मिलने ही चाहिए, बट अगर मुझे उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मैं इसे चूज़ करूँगी, ये मेरी प्रेफरेंस में आएगा। अगर हम बात करें 400 की, थर्ड स्टूडेंट की जो मुझे 400 रुपीज़ देने के लिए तैयार है, तो ये तो मेरी प्रेफरेंस से भी कम है। मैं चाह रही हूँ कि मिनिमम तो मुझे 500 मिलने चाहिए बट ये तो मुझे 400 दे रहा है, तो मैं इसको तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी। अगर हम बात करें अपने सेकंड स्टूडेंट की जो मुझे 500 रुपीज़ देना चाह रहा है, 500 रुपीज़ मतलब कि यहाँ पे मैं प्रेफर भी 500 कर रही हूँ और वो मुझे दे भी 500 रहा है। मेरी विलिंगनेस टू सेल हम मेरे एक्चुअल प्राइस के बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मेरी विलिंगनेस टू सेल एक्चुअल प्राइस के इक्वल है। मैं चाह रही हूँ कि मिनिमम मुझे 500 मिलने चाहिए, वो मिनिमम मुझे 500 भी दे रहा है। तो इस केस में मी एज अ रैशनल सेलर मैं
इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट का क्या मतलब हुआ कि इस केस में अगर मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ या फिर मैं उस टाइम को अपने लिए सेव कर लेती, तो वो दोनों ही सिचुएशन बिल्कुल इक्वल है। मुझे किसी में भी ज़्यादा या कम सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर दूँ या फिर अपना टाइम सेव करके उस टाइम पे कुछ और काम कर लूँ। उन दोनों ही सिचुएशन में मैं इनडिफरेंट हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन सी सिचुएशन बेटर है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा। मेरी जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना ही मुझे अमाउंट मिल जाएगा, तो मेरा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में ना तो मेरे को कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। तो उस सिचुएशन में मैं इनडिफरेंट हूँ कि अगर मैं सर्विस दे दूँगी या फिर उस टाइम को मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी, वो काम ना करूँगी, तो वो दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल इक्वल होगी। अगर हम बात करें फर्स्ट सिचुएशन की, तो इस सिचुएशन में मुझे फ़ायदा होगा, मैं ज़्यादा खुश होंगी, मुझे फ़ायदा है, तो इस सिचुएशन को मैं प्रेफर करूँगी। अगर लास्ट सिचुएशन को देखा जाए तो इसमें तो मुझे नुकसान ही है, तो ये तो मैं बिल्कुल चूज़ नहीं करूँगी। बट अगर हम बात करें 500 वाली सिचुएशन की, तो इसमें ना तो मुझे फ़ायदा है ना नुकसान है। तो इस सिचुएशन में मी एज अ रैशनल सेलर मैं इनडिफरेंट हूँ। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसमें हम चूज़ करते हैं अपनी वो वाली प्रेफरेंस जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गया हमारा विलिंगनेस टू सेल। अब हम बात करें अगर प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं आगे। प्रोड्यूसर सरप्लस में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल गिवन है कि ये बोल रहे हैं इमेजिन करो कि तुम एक हाउस ओनर हो और तुम चाहते हो अपने हाउस को पेंट कराना। तो उसके लिए तुम्हारे पास 4 सेलर आए अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, पेंट करने के लिए, जो कि थे WXYZ। अब हमारे पास 4 सेलर आए हैं काम करने के लिए, तो इट डजेंट मीन कि हम चारों को ही हायर कर लेंगे। हम उसमें से किसी एक को ही हायर करेंगे, उस सेलर को हायर करेंगे जो बिल्कुल सही प्राइस लगाएगा। अब वो प्राइस डिसाइड कैसे होगा? वो थ्रू ऑक्शन ही होगा, बोली के थ्रू ही होगा, और हम उसको जॉब देना प्रेफर करेंगे जो सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में काम कर दे। तो अगर हम सेलर की विलिंगनेस टू सेल देखें तो W बोल रहा है कि मिनिमम तो मैं इतना ही लूँगा, इतने में ही सर्विस करूँगा, इससे कम पैसों में मैं पेंट नहीं करूँगा। अगर हम बात करें X की तो वो इतने में करेगा, Y हमारा 600 में करेगा, Z हमारा 500 में करेगा मिनिमम। इससे ऊपर तुम कितना भी चार्ज कर सकते हो, बट इनसे नीचे तुम बिल्कुल चार्ज नहीं कर सकते। ये इनका मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम तो ये सब पर्सन इंडिविजुअली ये अमाउंट लेंगे ही लेंगे। नाउ अब अगर हम अपने एग्जाम्पल को देखें तो उसमें हमारी बिडिंग स्टार्ट हुई सबसे ज़्यादा हाई प्राइस से। अब हाई प्राइस से बिडिंग क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि वी एज अ सेलर हम तो चाहते हैं कि हमें हाई प्राइस पे हो, लेकिन बायर तो नहीं चाहता कि वो हाई प्राइस पे करे। लेकिन हो सकता है कि अगर मी एज अ सेलर मैं हाई प्राइस बोल दूँ और बायर को लगे कि मे बी ये कम प्राइस है और उसमें हमारा सेटल डाउन हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी एज अ सेलर कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो हाई प्राइस से हमारी बिडिंग स्टार्ट हुई, मे बी मान लो 2000 से। अब अगर एक पर्सन बोल रहा है 2000, तो उसको ले तो नहीं लेंगे एक बारी में, दूसरे पर्सन को उससे कम बोलना पड़ेगा, फिर तीसरे को उससे कम बोलना पड़ेगा, चौथे सेलर को उससे कम बोलना पड़ेगा। जो सबसे लोएस्ट प्राइस बोल देगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो हमारी बिडिंग स्टार्ट हुई 2000 से। उसके बाद हमारी बिडिंग कम होती चली गई, कम होती चली गई, किसी ने लो प्राइस बोला और लो प्राइस बोला और लो प्राइस बोला। देन एट प्राइस 600 हमारी जो बिडिंग है वो स्टॉप हो गई। ये 600 जो प्राइस है ये हमारे Z सेलर ने बोला। अब अगर हम बात करें कि हमारा 600 प्राइस से नीचे प्राइस किसी ने क्यों नहीं बोला, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे ये WX एंड Y है, इनका विलिंगनेस टू सेल, इनका जो मिनिमम अमाउंट है वो ऑलरेडी 600 या फिर उससे ज़्यादा है। तो वो उससे नीचे काम करने के लिए प्रेफर ही नहीं करेंगे, उससे कम पैसे में काम करने के लिए वो अपने आप को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब हमारे Z ने 600 बोला तो किसी ने भी 600 से कम नहीं बोला, क्योंकि वो 600 से कम पैसों में काम नहीं करना चाहते थे। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा W और X है वो तो 600 पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मिनिमम अमाउंट 600 से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें Y की, तो इस केस में हमारा Y का जो मिनिमम अमाउंट है वो 600 है, मतलब कि हमारी विलिंगनेस टू सेल हमारे एक्चुअल प्राइस के बिल्कुल इक्वल हो गई। इसमें हमारा Y इनडिफरेंट है, उसको कोई ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इस सिचुएशन में उसकी दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल इक्वल है, तो वो भी प्रेफर नहीं करेगा
काम करना। अगर हम बात करें Z की तो इस केस में हमारा जो Z है वो हायर हो जाएगा और उसको सर्विस मिल जाएगी पेंट करने के लिए हाउस में। तो अगर हम अब बात करें अपने प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारा एक्चुअल प्राइस माइनस में हमारी विलिंगनेस टू सेल, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी कॉस्ट। तो इस केस में हमारा एक्चुअल प्राइस क्या है, जो एक्चुअल प्राइस है मार्केट का वो 600 हो गया। अगर हम बात करें विलिंगनेस टू सेल की, तो हमारी इस केस में Z की विलिंगनेस टू सेल है 500। इस केस में हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस Z का क्या हो गया 100। नाउ अब अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो वो आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला दिया हुआ है, अमाउंट जो सेलर को पेड होता है माइनस में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेम ऐसा ही है कि एक्चुअल प्राइस माइनस हमारी विलिंगनेस टू सेल। अगर हम बात करें कि हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर क्या करता है, तो जब भी हमारा प्रोड्यूसर या फिर सेलर मार्केट में पार्टिसिपेट करता है तो उस मार्केट से जो उसको बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं, बेनिफिट रिसीव होते हैं, उन बेनिफिट्स को हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर करता है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, तो इसमें बोला हुआ है कि इस बार पहले केस में हमारे सिर्फ एक घर था जिसको हम पेंट कराना चाह रहे थे। इस केस में बोल रहे हैं कि नाउ लेट सपोज कि तुम्हारे पास 2 घर है और तुम अब चाहते हो कि उन दोनों घर में पेंट हो जाए। अगेन हमारे पास जो जॉब है वो उन्हीं 4 लोगों की है और हम उनको सेलेक्ट करेंगे थ्रू ऑक्शन। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि अगर हमारे पास इस बार 2 घर हैं तो एक पेंटर दोनों घर को पेंट नहीं कर सकता, हमें दोनों घर के लिए अलग अलग पेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी कंडीशन क्या बोली हुई है कि अगर हम दोनों हाउस को पेंट करा रहे हैं तो उसमें जो हम पेमेंट करेंगे सेलर को, तो वो दोनों घर के लिए सेम अमाउंट पे करेंगे। नाउ ये हमारा अब सेम हमारा विलिंगनेस टू सेल गिवन है। अगर हमारी बिडिंग स्टार्ट होती है, लेट सपोज फिर से हमारी बोली स्टार्ट हुई 2000 से। अब 2000 से प्राइस कम होगा, लेट सपोज प्राइस कम हुआ कम हुआ कम हुआ एंड देन एट प्राइस 800 हमारी जो बिडिंग है वो स्टॉप हो गई। अब हम इसे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो W है वो मिनिमम ही 900 में काम करना चाहता था। यहाँ पे प्राइस उससे कम है तो W तो काम करेगा नहीं। अगर हम बात करें X की, तो X 800 में काम करना चाहता है, मिनिमम अमाउंट उसको 800 चाहिए, लेकिन हमारा एक्चुअल प्राइस भी हमारी विलिंगनेस टू सेल के बिल्कुल इक्वल है, मिनिमम अमाउंट के बिल्कुल इक्वल है। तो इस केस में हमारा X इनडिफरेंट है और वो भी काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें Y और Z की, तो इन दोनों की विलिंगनेस टू सेल मिनिमम इतनी है, बट जो मार्केट का प्राइस सेट हुआ है, जो प्राइस सेट हुआ है वो हमारा 800 है, मतलब कि वो हमारा 600 से भी ज़्यादा है और वो हमारा 500 से भी ज़्यादा है। तो इस केस में हमारे Y और Z सेलेक्ट हो जाएंगे काम करने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो हमारा Y का प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, हमारा एक्चुअल प्राइस जो कि है 800 माइनस में उसकी विलिंगनेस टू सेल जो कि है 600। तो इसका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा 200। अगर हम बात करें Z की, तो हमारा एक्चुअल प्राइस है 800 माइनस में उसकी विलिंगनेस टू सेल जो कि है 500। तो प्रोड्यूसर सरप्लस Z का हो जाएगा 300। नाउ अब अगर हम बात करें टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस की, मतलब कि पूरे मार्केट के प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो उस केस में हम सबके प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड कर देंगे, मतलब कि इस केस में हम Y प्लस Z के प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड कर देंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा 200 प्लस 300, तो हमारी ओवरऑल पूरी मार्केट का प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा 500। नाउ अब आगे देखते हैं। अब अगेन हमारे ये काफ़ी सिमिलर है कंज्यूमर सरप्लस से। हमने देखा था कि हम अपने डिमांड कर्व से भी कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते थे। सिमिलरली अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने सप्लाई कर्व से भी प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ होता था, ये हमारा सप्लाई कर्व होता था, बट हमें सप्लाई कर्व गिवन नहीं है, हमारे पास सप्लाई कर्व है नहीं, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे प्राइस चाहिए और यहाँ पे हमें अपनी क्वांटिटी सप्लाई चाहिए। वो आएगी कहाँ से, तो हम इस टेबल के थ्रू अपने सप्लाई कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो उसे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले
प्राइस। फर्स्ट प्राइस हमने लिया 900 या फिर उससे ज़्यादा। सेकंड प्राइस हम ले रहे हैं 800 to 900। थर्ड प्राइस हमने लिया 600 to 800। उसके बाद हमने लिया 500 to 600। उसके बाद हमने लिया लेस देन 500। नाउ अब अगर हम बात करें अपने सेलर्स की, तो मोर देन 900 सभी काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पे W भी काम करना चाहेगा, X भी काम करना चाहेगा, Y भी काम करना चाहेगा, Z भी काम करना चाहेगा। अगर हम बात करें 80 to 90 के बीच में, तो उस केस में हमारा सिर्फ X, Y और Z काम करना चाहेंगे। अगर हम बात करें 60 to 80 के बीच में, तो वहाँ पे हमारे सिर्फ Y और Z काम करना चाहेंगे। अगर हम बात करें 500 to 600 के बीच में, तो उसमें हमारा सिर्फ Z काम करना चाहेगा। अगर हम बात करें 500 से कम के प्राइस की और 500 की, तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। तो इससे हम अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्राइस पे हमारे 4 लोग सप्लाई करना चाह रहे थे, 4 सेलर सप्लाई करना चाह रहे थे। सेकंड प्राइस पे हमारे 3 सेलर सप्लाई करना चाह रहे थे। थर्ड प्राइस पे हमारे 2 सेलर सप्लाई करना चाह रहे थे। फोर्थ प्राइस पे हमारा 1 सेलर सप्लाई करना चाह रहा था। और फिफ्थ प्राइस पे कोई भी सेलर अपनी सप्लाई को नहीं करना चाह रहा था। तो ये हमारा प्राइस आ गया, ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड आ गई। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो उसे देखते हैं। तो अगर हम बात करें 900 से ज़्यादा वाले प्राइजेस की, तो उन सब प्राइस पे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 4 रहेगी। अगर हम बात करें 800 to 900 पे, तो उसमें हमारी क्वांटिटी सप्लाइड सब प्राइस पर 3 रहेगी। अगर हम बात करें 600 to 800 पर, तो उसमें हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 2 रहेगी। अगर हम बात करें अपने 500 to 600 के बीच में, तो उसमें हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 1 रहेगी। अगर हमारा प्राइस लेस देन 500 होगा, तो उस सारे केसेस में हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 0 रहेगी, कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। नाउ अब अगर हम इन्हें ज्वाइन करें, तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग। नाउ अब अगर हम बात करें अपने प्राइजेस में 900 की, 800 की, 600 की और 500 की, तो ये हमारे प्राइस तो हैं, बट ये और क्या शो करते हैं। हमारा जो 900 है वो क्या शो करता है, हमारी W की विलिंगनेस टू सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कि W की कॉस्ट। सिमिलरली हमारा जो 800 है वो क्या शो करता है, हमारी X की विलिंगनेस टू सेल। हमारा 600 शो करता है हमारी Y की विलिंगनेस टू सेल। और हमारा 500 शो करता है हमारी Z की विलिंगनेस टू सेल। तो ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया। अब अगर हम बात करें कि हम अपने सप्लाई कर्व से प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो अगेन काफ़ी सिमिलर है हमारे कंज्यूमर सरप्लस से। तो इससे अगर हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दें। नाउ अब अगर हम बात करें इस वाले बॉक्स की, तो ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है 100, और वो प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे Z का है। ये शो क्या करता है कि अगर हमारा एक्चुअल प्राइस 600 है, बट हमारे Z की विलिंगनेस टू सेल Z का मिनिमम अमाउंट जो है वो हमारा 500 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक्चुअल प्राइस माइनस विलिंगनेस टू सेल का जो डिफरेंस है, वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है ये, और वो हमारे Z के प्रोड्यूसर सरप्लस को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये है ये हमारा Z की विलिंगनेस टू सेल को शो करता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस पूरी रो की, तो ये हमारा Z का ही प्रोड्यूसर सरप्लस शो करता है। अगर हम इन सब का डिफरेंस लिख लें, लेट सपोज यहाँ पे हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, तो हम देख सकते हैं किसी भी प्राइस पे हम Z के प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम अपने मार्केट के प्राइस को ले रहे हैं 900, तो इस केस में अगर हम पूछे कि हमारे Z का प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होएगा, तो हम देख सकते हैं कि जो Z की विलिंगनेस टू सेल है वो 500 है, तो हम
अपने एक्चुअल प्राइस से माइनस कर देंगे हमारी विलिंगनेस टू सेल को, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 900 माइनस 500, वो होता है हमारा 400। दूसरा अगर हम टेबल से देखें तो यहाँ पे हम इसके सारे प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड ऑन कर देंगे, जो कि अगेन होता है हमारा 400। नाउ अब अगर हम बात करें अपने y की, तो हम अगर अपने y की बात करें तो y का जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो सब इसी रो में आ जाएगा, वो भी हमने यहाँ पे सब डिफरेंस ले लिया। इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे y की विलिंगनेस टू सेल 600 है, तो किसी भी मार्केट प्राइस पे हम y का प्रोड्यूसर सरप्लस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगेन हमारे मार्केट का जो प्राइस है वो 900 है, तो इस केस में हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा y का 900 माइनस में उसकी विलिंगनेस टू सेल, प्राइस माइनस में उसका विलिंगनेस टू सेल, तो वो हमारा 900 माइनस 600 300 होता है। अगेन अगर हम यहाँ से भी ऐड ऑन करके अपना प्रोड्यूसर सरप्लस देखें तो 100 प्लस 100 प्लस 100 वो भी हमारा 300 ही होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने x की, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, और अगर हमारे मार्केट का एक्चुअल प्राइस 900 है लेकिन हमारे x की विलिंगनेस टू सेल 800 है, तो उस केस में हम इसको माइनस कर देंगे और हमारा 100 आ जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस x का। अगर हमारा मार्केट प्राइस मोर देन 900 भी हुआ, यहाँ पे हमने ले लिया, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने ले लिया 1200, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 1100। तो इस केस में अगेन हम ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर देंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो जब हमारा 1200 मार्केट का प्राइस होगा लेकिन हमारी x की विलिंगनेस टू सेल 800 है, तो हम इससे इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो 400 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ से ऐड करके भी अपना देख सकते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की, वो 400 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें W की, तो हम W की भी प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्राइस पर मोर देन 900, सब सेम अमाउंट लिखकर हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारा y का विलिंगनेस हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट एज अ होल की, कि हम पूरे मार्केट का प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे कैलकुलेट करें, तो नाउ लेट्स सपोज 800 हमारा मार्केट का एक्चुअल प्राइस हो गया, तो यहाँ पे इससे नीचे जितने भी हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस है इंडिविजुअल, हम उनको ऐड ऑन कर देंगे। हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो अगर हमारे मार्केट का प्राइस 800 है, तो उस केस में हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो हो जाएगा 500। अगर हम इसको ऐसे भी ऐड ऑन ना करें तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे मार्केट का प्राइस 800 है, तो उस केस में 800 के नीचे दो बंदे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम y की विलिंगनेस टू सेल देखें तो वो हमारी 600 है, तो 800 माइनस 600 हो जाएगा एक, तो वो हो जाएगा हमारा 200। अगर हम बात करें z की, तो z की मिनिमम अमाउंट जो वो पे करेगा वो 500 है, तो हम 800 को माइनस करेंगे 500 से, तो वो आ जाएगा 300। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500 पूरे मार्केट का प्रोड्यूसर सरप्लस। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी बुक के डायग्राम की, तो उसमें हमारे सिर्फ 800 प्राइस तक ही बात करी हुई है, 800 प्राइस तक के ही प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करी है। द रीज़न बीइंग क्योंकि हमने अपने एग्जाम्पल में सिर्फ दो ही हाउसेस की बात करी हुई है कि दो ही हाउसेस को पेंट की ज़रूरत है, तो हम दो ही सेलर्स को हायर करेंगे, दो ही सेलर्स को हायर करेंगे, हम अपने y और z को हायर करेंगे और हमने उनके प्रोड्यूसर सरप्लस को शो किया हुआ है। तो अगर हम अपने प्राइस को मोर देन 800 लेते हैं, लेट्स सपोज कि हम 900 लेते हैं, तो उस केस में हमारा x भी काम करना चाहेगा। तो हम तीनों का तो प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं ले सकते क्योंकि हमारे दो ही घर हैं, हम दो ही पेंटर को हायर करेंगे, तो हम मार्केट के प्रोड्यूसर सरप्लस में हम तीनों को तो नहीं ले सकते। लेकिन यस, हम 900 प्राइस तक तब शो कर सकते थे जब हम बोलते कि हमारे पास 3 हाउसेज हैं और हमें 3 पेंटर्स की रिक्वायरमेंट है और हम 3 को हायर करेंगे, तो उस केस में हम अपने प्रोड्यूसर सरप्लस को यहाँ पे शो कर सकते थे। और अगर हमें शो करना है 900 से अबव का प्राइस, तो उस केस में हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि हम 4 हाउसेस को पेंट कर रहे हैं, 4 हाउसेस को पेंट करेंगे और अगर हम 900 से ज़्यादा कोई भी प्राइस रखेंगे, मान लो कि 1000, तो उस केस में हमारा जो है W भी काम करना चाहेगा और उसका भी कुछ प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे शो होगा।
तो इसी तरीके से हम अपने सप्लाई कर्व के थ्रू किसी भी प्राइस पर अपने प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना है डायग्राम तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी कंडीशन क्या गिवन है कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास सिर्फ 2 हाउसेस की बात करी हुई है तो हम सिर्फ यहीं तक अपने डायग्राम को शो करेंगे। अब आगे देखते हैं। नाउ अगेन ये टॉपिक काफ़ी सिमिलर है हमारे कंज्यूमर सरप्लस से। उसमें हमने देखा था कि अगर हम अपने प्राइस को कम करते हैं तो हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो इंक्रीज़ हो जाता है बायर्स का। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कैसे हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज़ हो जाता है सेलर्स का। तो उसे देखते हैं। अब मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे हमने ले लिया अपना प्राइस और यहाँ पे हमने ले ली क्वांटिटी। ये इसको हमने ले लिया P1, इसको हमने ले लिया Q1। नाउ अब अगर हम बात करें अपने कंज्यूमर सरप्लस की तो उसका एरिया क्या होता था, एरिया बिलो द डिमांड कर्व प्लस एरिया अबव द प्राइस। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस की तो वो एरिया होता है हमारा एरिया अबव द सप्लाई कर्व प्लस एरिया बिलो द प्राइस। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारा प्राइस और क्वांटिटी हो गया। अगर हम बात करें एरिया बिलो द प्राइस, प्राइस के नीचे वाला एरिया, तो वो पूरा ये वाला एरिया हो गया। अगर हम बात करें एरिया अबव द सप्लाई कर्व तो वो हमारा ये वाला एरिया हो गया पूरा। अगर हम बात करें कॉमन एरिया की तो हम देख सकते हैं कि ब्लू और येलो हमारा कॉमन किस में है, ये जो हमारा एरिया बचा पूरा ये कॉमन है। तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। इसको मैं ओ ले लेती हूँ। नाउ अब हमें शो करना है कि हायर प्राइस हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे इंक्रीज़ करता है। तो हम अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे। हम अपने प्राइस को P1 से P2 पर इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना न्यू प्राइस ले लिया P2 और उस पर हमारी ये क्वांटिटी आ गई सप्लाइड Q2। यहाँ पे भी हमने अपने इस वाले डायग्राम में ले लिया, ये हमारा प्राइस हो गया न्यू, ये हमारी न्यू क्वांटिटी हो गई। अगेन अब अगर हम इसमें फिर से अपना प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया देखें तो हमारा अबव द सप्लाई तो सेम ही रहेगा। अगर हम बात करें बिलो द प्राइस तो इस बार हमारा ये प्राइस है, तो हम एरिया बिलो द प्राइस में हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला एरिया हो गया बिलो द प्राइस। तो इस केस में हमारा जो कॉमन एरिया है वो ये हो गया पूरा। तो जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। और अगर हम इसे ऐसे जॉइंट कर दें तो यहाँ पे ये वाला छोटा ट्रायंगल भी हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। इसको मैं ले लेती हूँ 1 और यहाँ पे इसे मैं ले लेती हूँ 2। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस ओ की तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस ओ शो करता है हमारा इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर हम बात करें अपने प्रोड्यूसर सरप्लस 1 की तो वो शो करता है एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस टू इनिशियल प्रोड्यूसर्स। अगर हम बात करें अपने पॉइंट 2 वाले प्रोड्यूसर सरप्लस की तो वो शो करता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस टू न्यू प्रोड्यूसर्स। नाउ अब अगर हम इस सेम चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझे तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा प्राइस P1 था, जब हमारा प्राइस कम था तो उस केस में भी हमारे जो सेलर क्वांटिटी सप्लाइड कर रहे थे वो Q1 थी और हमारा जो ये पूरा एरिया था ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था। तो जैसे ही हमने अपना प्राइस इंक्रीज़ करा P1 से P2 करा तो उस केस में जो हमारे सेलर्स P1 प्राइस पे भी कम प्राइस पे भी अपनी क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे थे, इस वाली क्वांटिटी को सप्लाई कर रहे थे, तो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उनका जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो इंक्रीज़ हो गया। ये एरिया हमारा शो करता है एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस किसका, हमारे इनिशियल सेलर्स का, हमारे इनिशियल प्रोड्यूसर्स का। अगर हम बात करें इस वाले प्रोड्यूसर सरप्लस की
तो ये क्या शो करता है कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी मार्केट में न्यू प्रोड्यूसर्स आए, न्यू सेलर्स आए, उन्होंने भी अपनी कुछ क्वांटिटी को सेल किया। तो ये पूरा एरिया शो करता है उन लोगों का जो हमारी मार्केट में न्यू प्रोड्यूसर्स आए हैं, न्यू सेलर्स आए हैं, उनका प्रोड्यूसर सरप्लस ये शो करता है। ये हमारा इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये हमारा एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस था प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उन लोगों का जो पहले से ही कम प्राइस पर सेल कर रहे थे, और ये हमारे प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यू मार्केट में सेलर आए हैं, प्रोड्यूसर आए हैं, ये बॉक्स, ये ट्रायंगल शो करता है उनका प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रोड्यूसर सरप्लस। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के एफिशिएंसी की। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।